गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। कल हमने बात की थी कि जो आरएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? और जो नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और ये तीनों प्रकार के आरएनए डीएनए टेम्पलेट पर उत्पन्न होते हैं। और ये आरएनए होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है। तो एमआरएनए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं और लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीनी आरएनए या इसे हम एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। और ये है राइबोसोमल आरएनए। और ये आरएनए होता है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 80%, ये 5%, ये 10 से 15% के रूप में पाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एमआरएनए की संरचना के बारे में कि एमआरएनए की संरचना क्या होती है, ये किस प्रकार से बनता है। ये तो हमने आपको बता दिया है कि तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। और किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो आज हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है एमआरएनए। किसकी स्ट्रक्चर है? एमआरएनए चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो। ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इस न्यूक्लियस के द्वारा ही कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में किसका निर्माण किया जाता है? एमआरएनए का। किसका निर्माण किया जाता है? एमआरएनए का। किसके रूप में? कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में। ठीक है। और इसी प्रकार इसका जो न्यूक्लियस है, इसके डीएनए के द्वारा भी कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में एमआरएनए का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एमआरएनए बनता है वो डायरेक्ट ही एमआरएनए नहीं बनता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनने के बाद इसमें बहुत से मॉडिफिकेशन होते हैं और मॉडिफिकेशन के बाद ही इसे एमआरएनए कहा जाता है। और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमआरएनए हमें पता है कि कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में किससे उत्पन्न हुआ भाई? डीएनए से उत्पन्न हुआ है। तो डीएनए से उत्पन्न होने वाला ये कोई लंबी चेन वाला एक स्ट्रैंड है। और इसी स्ट्रैंड को हम यानी कि प्रारंभिक, ये क्या है? प्रारंभिक एमआरएनए है। प्रारंभिक एमआरएनए है। तो इसमें कहीं पर गहरा भाग,
कहीं पर हल्का, कहीं पर गहरा भाग, कहीं पर हल्का भाग पाया जाता है। इस प्रकार से बने हुए आरएनए को HNmRNA कहा जाता है या हेटेरोजीनस mRNA कहा जाता है। इस प्रकार के आरएनए को जो प्रारंभिक रूप से सबसे यानी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में डीएनए से जो उत्पन्न होता है, इस प्रकार के mRNA को क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनस आरएनए या mRNA कहा जाता है। अब इस mRNA के अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशन होता है, बहुत सा चेंजिंग होता है और उस चेंजिंग के द्वारा ही ये जो हेटेरोजीनस आरएनए है ये किस में बदल जाता है? ये हेटेरोजीनस आरएनए mRNA के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब देखिए, हमें पता है कि जो mRNA बनेगा तो mRNA के ऊपर यहाँ से क्या शुरू होगा भाई? यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होगा और mRNA जब बनता है तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन सी? RP एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब इस हेटेरोजीनस आरएनए में ये जो गहरा भाग दिखाई दे रहा है इसे कोडिंग रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिंग रीजन। और जो हल्का भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन कहा जाता है। जो कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन यानी कि दो प्रकार के रीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। जो इसका कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं कोडिंग रीजन को? एक्सोन। ये कौन सा रीजन है? कोडिंग है रीजन। और दूसरा जो है नॉन कोडिंग रीजन। कौन सा है? नॉन कोडिंग रीजन। ये जो नॉन कोडिंग रीजन है इसे बोलते हैं इंट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, आप बताइएगा कि प्रोटीन जो संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो एमिनो एसिड्स के द्वारा होता है और एमिनो एसिड्स को कोड कौन करता है? डीएनए के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में, यानी कि mRNA को उस एमिनो एसिड्स का संदेश देता है कोड के रूप में। अब हमें पता है कि कोडिंग की प्रक्रिया निरंतर रूप से होती है नहीं होती है? यानी प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो निरंतर रूप से होता है या नहीं होता है? जब प्रोटीन संश्लेषण निरंतर रूप से होगा तो बताइएगा कि ये जो कोडिंग सेंस है ये नॉन कोडिंग, ये कोडिंग, तो जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है इस नॉन कोडिंग यानी कि इंट्रॉन पर आकर रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी? क्योंकि जो इंट्रॉन वाला भाग है वो किसी भी एमिनो एसिड्स के लिए कोड यहाँ पर नहीं होते हैं। जब यहाँ पर एमिनो एसिड्स के लिए कोड नहीं होते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की चेन रुक जाएगी। तो इस असुविधा से बचने के लिए ये जो सबसे पहले निर्मित हेटेरोजीनस आरएनए होता है, हेटेरोजीनस आरएनए में मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा कि ये जो इसके इंट्रॉन हैं, इंट्रॉन को यहाँ से हटा दिया जाता है, इंट्रॉन को यहाँ से हटा दिया जाता है। और इंट्रॉन को हटाने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करता है वो है एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम है? एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है जो यहाँ पर कार्य करता है। और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इनको जो इंट्रॉन है इनको बीच बीच में से काट दिया जाता है और जो बाकी बचे हुए भाग, ये जो कोडोन युक्त भाग होते हैं, जो एक्सोन होते हैं, तो एक्सोन को ये क्या करेगा? जोड़ने का कार्य करेगा। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो बचा हुआ भाग है वो क्या होगा? आपस में जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से जो निर्मित mRNA होगा उसके अंदर रेगुलर रूप से क्या पाए जाएंगे? कोडोन
पाई जाएंगी। यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए से मॉडिफिकेशन होना क्या कहलाता है? स्प्लिसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लिसिंग। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम? स्प्लिसिंग कहा जाता है। अब देखिएगा, हमने पढ़ा था डीएनए के अंदर डीएनए का एक जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? एक 5 डेज होता है और एक 3 डेज होता है। 3 डेज पर OH समूह होता है और यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेटेट ग्रुप होता है। तो इसी आधार पर इसका भी ये सिरा 5 डेज और ये सिरा क्या हो जाएगा? 3 डेज होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही इस प्रकार का ये आरएनए बन जाता है, आरएनए बनने के बाद जो इसका 5 डेज सिरा है, 5 डेज सिरे की तरफ एक मिथाइल समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? मिथाइल समूह। मिथाइल समूह जुड़ते ही ये मिथाइल समूह है, इसके आगे एक कैप के रूप में जुड़ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिंग कहा जाता है। यानी कि इसके 5 डेज सिरे की तरफ क्या जुड़ जाता है? एक मिथाइल समूह जुड़ जाता है और इसे कैपिंग कहा जाता है। जबकि 3 डेज सिरे की तरफ 3 डेज सिरे की तरफ एडेनोसिन क्षार की क्या हो जाती है? बहुलकता हो जाती है। अब इस प्रकार से जो निर्मित आरएनए होता है, इसी आरएनए को हम क्या कहते हैं? एमआरएनए कहा जाता है। अब ये एमआरएनए पूरी प्रोसेसिंग के बाद, मॉडिफिकेशंस के बाद इन पोर्स के द्वारा बाहर निकलकर कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में आकर टीआरएनए और आरआरएनए की सहायता से जो डीएनए के कोडोन हैं उनके अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। अब देखिए, ये एमआरएनए की थोड़ी स्ट्रक्चर थी। अब देखिए, एमआरएनए के बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो पॉइंट थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए डीएनए टेम्पलेट पर कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में उत्पन्न होता है। यानी कि जो एमआरएनए है वो डीएनए टेम्पलेट पर कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो सबसे पहले डीएनए से निर्मित होने वाला एमआरएनए होता है, इसमें यानी कोडोन साइट के अलावा नॉन कोडोन साइट भी पाई जाती है। इस प्रकार के आरएनए को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस आरएनए कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये हेट्रोजीनस आरएनए है, इनमें जो डार्क रीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। एक्सोन इसकी क्या है? कोडिंग रीजन। एक्सोन इसका क्या है? कोडिंग रीजन होता है। देखिए चौथा पॉइंट, जो इसका लाइट स्टेन होता है, लाइट स्टेनिंग वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं? इंट्रॉन। इंट्रॉन जो इसका भाग होता है वह इसका नॉन कोडिंग भाग होता है। अब जो डीएनए से एमआरएनए बना था, इसमें एक्सोन और इंट्रॉन है, और हमें पता है कि ये एक्सोन और इंट्रॉन प्रोटीन संश्लेषण में जो इसका इंट्रॉन होता है वो दुविधा उत्पन्न करता है। इसलिए ये जो आरएनए है, आरएनए से इसके जो इंट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। आरएनए से इंट्रॉन का हटाना, इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है,
और इसके मॉडिफिकेशन को ही क्या कहा जाता है, स्प्लिसिंग कहा जाता है। मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है, इसे स्प्लिसिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन यानी कि स्प्लिसिंग करने के लिए एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से ये जो इंट्रॉन है ये हटते जाते हैं। ठीक है, इंट्रॉन हटने के बाद इसके आगे जो प्रक्रिया होती है वो कैपिंग की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, कैपिंग। कैपिंग क्या है, कैपिंग इसके 5' सिरे की तरफ क्या जुड़ जाता है, एक मेथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, मेथाइल ग्रुप कैप के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कैपिंग कहा जाता है। जबकि इसके 3' सिरे पर पॉली ए यानी कि एडेनिन क्षार की क्या हो जाती है, बहुलकता हो जाती है। यानी कि जो 3' सिरे पर जो ये एडेनिन क्षार होते हैं लगभग 200 की संख्या में पाए जाते हैं और इस प्रकार से बने हुए आरएनए को ही हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। ये एमआरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए हम जब टीआरएनए पढ़ेंगे तो टीआरएनए में बताएंगे कि टीआरएनए के अंदर एक एंटीकोडोन साइट होती है। एंटीकोडोन साइट क्या करती है, एंटीकोडोन साइट यानी कि इस एमआरएनए को 5' से 3' की तरफ क्या करती है, रीडिंग करती है और रीडिंग के अकॉर्डिंग ही जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, बिखरे हुए रूप से एमिनो एसिड्स पाए जाती हैं, उनको पिक करके राइबोसोम साइट से जोड़कर और क्या निर्माण करते हैं, प्रोटीन चेन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ पर इसमें कोडोन होंगे। कोडोन क्या होंगे, ये कोडोन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक रूप से कौन सा कोडोन पाया जाएगा, AUG और अंतिम रूप से आपको जो कोडोन मिलेंगे वो होंगे UGA, UAG, UAA। यानी कि जो AUG कोड होता है इसे प्रारंभ कोड कहा जाता है। प्रारंभ कोड ये क्या करता है, किसी भी प्रोटीन संश्लेषण की चेन को प्रारंभ करने का कार्य करता है। और इसके अलावा UGA, UAG, UAA ये जो कोड होते हैं ये किसी भी चेन का समापन करने का कार्य करते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की चेन यहाँ पर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि ये जो कोड है ये स्टॉप कोड कहलाते हैं। कौन से कोड कहलाते हैं, स्टॉप कोड। स्टॉप कोड वे होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि इन कोड्स के द्वारा किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जब किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स का प्रदर्शन नहीं होगा तो उस चेन के आगे किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड आकर नहीं जुड़ेगा। जब एमिनो एसिड्स आकर नहीं जुड़ेगा तो उसकी जो चेन है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने पर जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जो एमआरएनए है ये मैसेंजर आरएनए है, यानी कि एक संदेश के रूप में, एक कोडोन के रूप में क्या लाता है, डीएनए का संदेश लाता है। कहाँ लाता है, साइटोप्लाज्म में। ये जो संदेश होगा ये किसका होगा, संदेश होगा एमिनो एसिड्स का। जो ये संदेश होते हैं किसके होते हैं, एमिनो एसिड्स के होते हैं। और साइटोप्लाज्म में उपस्थित टीआरएनए और आरएनए इसके सहयोग के द्वारा एमिनो एसिड्स को जोड़ते जाते हैं और नई चेन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए के रूप में, डीएनए की कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में एमआरएनए का कोडिंग होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए के अनुरूप एमिनो एसिड के जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ये था आपका एमआरएनए।
नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका टीआरएनए। नेक्स्ट आपका टीआरएनए। टीआरएनए। टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं? टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है? सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। टीआरएनए को सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए भी कहा जाता है। ये सोल्यूबल आरएनए भी होता है। सोल्यूबल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 मोल NaCl में क्या हो जाता है? आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। अडेप्टर आरएनए। अडेप्टर आरएनए का अर्थ क्या है? अडेप्टर आरएनए का अर्थ क्या है? अडेप्टर आरएनए का अर्थ है अनुचलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचलन आरएनए। अनुचलन का अर्थ क्या है? कि ये कोडोन के अनुरूप एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स को क्या करता है? पिक करने का कार्य करता है। यानी कि एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स को पिक करने का कार्य करता है। यानी कि ये डीएनए यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में काम आने वाले एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप एमिनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से ग्रहण करके टीआरएनए पर ट्रांसफ़र कर लेता है और उसी के अनुरूप चेन का निर्माण करता है। ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी क्लोवर लूप मॉडल के अंदर इस प्रकार से ये हमें कैसा दिखाई देता है? डबल स्ट्रैंड दिखाई देता है। होता सिंगल स्ट्रैंड है लेकिन दिखाई कैसा देता है? डबल स्ट्रैंड के रूप में दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो आरएनए होता है ये एक दूसरे के ऊपर कुंडलित रूप से व्यवस्थित हो जाता है। जब ये कुंडलित रूप से व्यवस्थित हो जाएगा तो देखिएगा ये इसका 5 डेज सिरा है, ये इसका 3 डेज सिरा है। तो ये दोनों भुजाएं पास पास आ जाने के कारण ये जो भुजाओं के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इन भुजाओं के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देता है। और इसके अलावा ये जो आरएनए होता है, इस आरएनए के अंदर जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, इस आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या होती है वो भी लगभग क्या होती है? फिक्स होती है। इनकी 75 से 95 के आसपास इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 75 से 95 के आसपास इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं।